स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बातें करते हैं अगले एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ दिस सेल के बारे में। ठीक है, अगला एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक डेटा, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस। डेल्टा जी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है एनएफ ई सेल। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई नॉट सेल। एक तो हमारे पास है ही पहले से। अगला डेल्टा एस बचता है, तो डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? डेल्टा एस ऐसे कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम थर्मोडायनेमिक रिलेशन। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एक रिलेशन पढ़े होते हैं, डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी। इसको हम लोग पढ़े होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11th में। तो यदि हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर पे बातें करते हैं तो ये वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा डीजी इज इक्वल टू माइनस एस डी। तो यहां से एस का वैल्यू आएगा माइनस डीजी बाई डी। ठीक है, यदि हम चेंज ले लेते हैं यहां से, देन डेल्टा एस विल बी इक्वल टू माइनस डी डेल्टा जी बाई डी टी, है ना? एक ब्रैकेट इसी में रहेगा, माइनस डी डेल्टा जी बाई डी टी। अच्छा, यहां से हम लोग डेल्टा जी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो डेल्टा एस बराबर पाएंगे माइनस डी माइनस एन एफ ई सेल बाई डी टी। चूंकि एन कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। एन कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। माइनस एन एफ बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एन एफ डी ई सेल बाई डी टी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन निकल के आता है हमारा डेल्टा एस ईएमएफ ऑफ दिस सेल के बीच में, है? तो कभी भी ईएमएफ ऑफ दिस सेल दिया हो किसी भी सेल रिएक्शन का, तो उसके लिए हम लोग चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि रिलेशन दिया होगा, कोई भी रिएक्शन दिया होगा तो उसके लिए एन का वैल्यू तो फिक्स होगा, एफ कांस्टेंट है, ई सेल का वैल्यू हमें रिएक्शन में दिखा होता है, दिया होता है। तो यहां से हम लोग चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं, डी ई सेल बाई डी टी। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, और क्वेश्चन में डायरेक्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट देता है। आप लोग इसको एक बार कॉपी करें तो हमारे पास ये वाला रिलेशन डेल्टा एस और ई सेल के बीच में तो आ गया। लेकिन यदि हम इसी को स्टैंडर्ड सिचुएशन में बातें करें, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार हो। ठीक है, तो पाएंगे क्या हम लोग? यहाँ पे नॉट लगा देंगे सीधे सीधे, बस एन एफ डी ई नॉट सेल बाई डी टी। तो ये भी है वो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फार्मूले सही हैं। ओके, कॉपी कर लेते हैं इसको एक बार, मिटा दे। आइए, तो एक रिलेशन निकल के आया हमारा, एक क्या दो तो हो गया है, डेल्टा जी और डेल्टा एस। तीसरा हमें निकालना है डेल्टा एच वाला। तो डेल्टा एच वाले को भी हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिलेशन से निकाल सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। सिंस वी नो फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या था इक्वेशन? वो इक्वेशन था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन था, क्योंकि हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू है, डेल्टा एस का वैल्यू है, डेल्टा एस निकालना है। तो डेल्टा एस को एक साइड कर लेते हैं, पाएंगे क्या, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, वैल्यू को पुट करेंगे, डेल्टा एस बराबर माइनस एन एफ ई सेल प्लस टी इंटू एन एफ डी ई सेल बाई डी टी। ठीक है, एक तो ये रिलेशन पाया। यदि हम यहां से माइनस एन एफ को कॉमन कर लें तो पाएंगे क्या, माइनस एन एफ को कॉमन कर लें तो ई सेल माइनस टी डी ई सेल बाई डी टी। एक तो रिलेशन ये निकल के आया हमारा। इसी को हम एड एसटीपी पे बातें करें, एड एसटीपी तो कुछ नहीं, यहां वहां पे नॉट लग जाएगा, जैसे डेल्टा एच नॉट विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस टी डी ई नॉट सेल बाई डी टी। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास आया है स्टैंडर्ड कंडीशन पे या नॉर्मल कंडीशन पे। ठीक है, अब यहां पे कुछ केसेस बनते हैं। केस ऐसा बनता है कि केस नंबर 1 देख लेते हैं, इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट डी ई सेल बाई डी टी, इसका वैल्यू यदि हमें निगेटिव दिया हो, तो यदि इसका वैल्यू निगेटिव देगा तो हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू भी निगेटिव प्राप्त होगा। और जब कभी डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव प्राप्त हो तो रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, एक्सोथर्मिक इन नेचर। केस नंबर 1। केस नंबर 2 के लिए इरेज करना पड़ेगा। चलिए, केस नंबर 2, यदि हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू पॉजिटिव दिया हो, अब किसने दिया हो, पॉजिटिव दिया हो, तो केस नंबर 2, इफ डी ई सेल बाय डी टी, इसका वैल्यू हमें दिया हो पॉजिटिव, तो हम यहां से डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या पाएंगे, पॉजिटिव। उस कंडीशन पे हम लोग रिएक्शन को बोलेंगे कि रिएक्शन का नेचर कैसा है, इंडोथर्मिक। कभी भी डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो बोलते हैं रिएक्शन इंडोथर्मिक है, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव आता है तो रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। यदि कभी डी ई सेल बाय डी टी का वैल्यू 0 दे, इफ डी ई सेल बाय डी टी 0, तो रिएक्शन को बोलते हैं देन रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो रिएक्शन हमारा किसमें होता है, रिएक्शन होता है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये था आपका डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस का वैल्यू। कुछ यहाँ पे हम लोग केसेस भी देखें। केसेस डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकते हैं। हर एक केस को आप एकदम अच्छे से ध्यान से देखेंगे। आइए हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। तो चले इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छा सीखते हैं। एक क्वेश्चन है, फॉर द सेल दिया है एट 25 डिग्री सेल्सियस, पीटी एजी AgCl सॉलिड, इधर HCl दिया है सॉल्वेंट के तौर पे, और Hg2Cl2 सॉलिड ऑब्लिक Hg
प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू भी दिया है, वैल्यू दिया है टेम्परेचर कोफिशिएंट डी नॉट सेल बाय डी टी 0.338, यूनिट भी दिया है मिली वोल्ट पर केल्विन। ध्यान रहे ये मिली दिया है तो हमें मिली को यहां से हटाना है, ठीक है। इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.338 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर केल्विन। और कुछ दिया है हमारे पास? कुछ नहीं दिया है। बोला है फाइंड डेल्टा G नॉट, डेल्टा H नॉट, डेल्टा S नॉट, ठीक है। सभी स्टैंडर्ड कंडीशंस में है? सभी को स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम, आप इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। हो गया? ठीक है, आइए आप देखते हैं। यहां से हम कुछ इरेज कर देते हैं थोड़ा स्पेस के लिए। चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, दोनों हाफ सेल रिएक्शंस लिखते हैं। तो एट एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे हो रहा है Ag goes to Ag प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए इनोड का वैल्यू होता है -0.80 वोल्ट। एट कैथोड यहाँ पे देखेंगे, कैथोड पे हाफ Hg2Cl2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जा रहा है Hg में प्लस Cl माइनस में। इसके लिए इनोड का वैल्यू होता है 0.20 वोल्ट। ओके, ध्यान से देख लीजिए। अब नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। नेट सेल रिएक्शन लिखने वक्त हम इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो इलेक्ट्रॉन कट जाए उसके लिए हम लोग जरूरत पड़ने पे किसी अंक से, नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो पाएंगे Ag प्लस हाफ Hg2Cl2, उधर Ag प्लस Hg लिक्विड प्लस Cl माइनस। अब हम पाए कैसे हैं? पहले दूसरे इक्वेशन को ऐड करके, तो ऐड कर देंगे तो यहां से E नॉट का वैल्यू आएगा -0.60 वोल्ट। इस इक्वेशन के लिए हमें E नॉट का वैल्यू पता चल गया। बस बचेगा क्या? तो बचेगा कुछ नहीं। आप यहां से डेल्टा G, डेल्टा S, डेल्टा S सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा S बराबर NF डी सेल बाई dt। इसका वैल्यू हमें गिवन है। m का वैल्यू हमें पता चल गया, कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है, a। n का वैल्यू हो गया a। f का वैल्यू फिक्स होता है, f फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम। हो गया? अच्छा, तो सारे वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। 1 × 96500 कूलम, इसका वैल्यू रखते हैं डी सेल बाई dt इंटू 0.338 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, यहां से हम लोग पाएंगे क्या? यहां से हम लोग डेल्टा S का वैल्यू पाएंगे। सब कुछ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाएंगे लगभग हम लोग इसको 32.6 जूल पर केल्विन। ओके, तो एक तो आ गया हमारा डेल्टा S। डेल्टा S आपके सामने है। हमने कुछ किया नहीं है। कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, बस फार्मूले में वैल्यू को पुट किया। अगला है डेल्टा G वैल्यू।
अच्छा, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे हमें तो पूछा था डेल्टा एस नॉट, तो आप यहाँ पे एस नॉट रख सकते हैं। हमें इसका भी तो वैल्यू नॉट में ही दिया था, डी ई नॉट सेल बाई डी टी, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर पहले ही बोल दिया था 25 डिग्री सेल्सियस, तो वहां से भी समझ सकते हैं हम लोग। अगला है डेल्टा जी। डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग। डेल्टा जी सेकेंड नंबर, फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का वैल्यू हमें पता है माइनस 0.20, एन का वैल्यू पता है 1, तो डेल्टा जी नॉट पाएंगे माइनस 1 इंटू 96500 कूलम इंटू माइनस 0.20 वोल्ट। तो पाएंगे कितना हम लोग इसको, ये लगभग आएगा डेल्टा जी नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 आएगा 12, यहाँ 0 रहेगा। दूसरा जो है अपना, दूसरा है डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, जो कि बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ दी सेल। तो पाएंगे माइनस 1 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल का वैल्यू रखेंगे माइनस 0.60 वोल्ट। तो यहां से पाएंगे हम लोग डेल्टा जी नॉट का वैल्यू लगभग माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आएगा 57.9 किलो जूल। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 58 केजे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड अपना बचता है, पहला दूसरा तो कैलकुलेट हो गया, डेल्टा एस नॉट और डेल्टा जी नॉट। थर्ड अपना बचता है डेल्टा एच नॉट। आइए उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा एस नॉट को वैल्यू को रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्टी अपना है, थर्ड पार्टी क्या है, डेल्टा एच नॉट, जो कि इक्वल होता है किसके, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या ऐसे लिख दें डायरेक्टली डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। कुछ नहीं है, डेल्टा जी नॉट डेल्टा एस नॉट नॉट रहेगा। तो जी नॉट का वैल्यू पता है, एस नॉट का वैल्यू पता है, रख दीजिए, आएगा 58। चूंकि यहाँ पे जूल में है तो किलो जूल को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए जूल में, प्लस टेम्परेचर दिया है हम लोग को 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन को कट जाना है, 298 केल्विन इंटू डेल्टा एस नॉट का वैल्यू 32.6 जूल पर केल्विन। केल्विन से केल्विन को कट जाना है ना, केल्विन से केल्विन को कट जाना है, जूल और जूल आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग पाएंगे क्या, डेल्टा एच नॉट लगभग पाएंगे 67.6 किलो जूल है। तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, जिसको कि हम लोग बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं यदि हमारे पास फार्मूले हों। ठीक है, फार्मूले आपके सामने है, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट। हमने तीनों को कैलकुलेट किया, आप भी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला हम लोग देखेंगे पीएच कैलकुलेशन। ईएमएफ ऑफ दिस सेल दिया हो तो हम लोग पीएच डिटरमाइन कैसे करेंगे किसी भी सेल रिएक्शन के लिए, वो भी बहुत इजी ट्रिक्स से हम लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटे से ट्रिक से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच हम लोग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ दिस सेल। ईएमएफ ऑफ दिस सेल हमें दिया हो तो क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें से कुछ हम लोग पढ़े हैं, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच,
बाय यूजिंग ईएमएफ ऑफ द सेल। तो कुछ नहीं करना है, छोटे से फार्मूले पीएच इज इक्वल टू ई सेल माइनस ई नॉट सेल बाई 0.059। आपको कुछ नहीं करना है, ये छोटा सा फार्मूला याद रख लेना है, पीएच इज इक्वल टू ई सेल माइनस ई नॉट सेल अपॉन 0.059। इसकी मदद से हम लोग एक बहुत ही आसानी से किसी भी इक्वेशन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से चलते हैं। आइए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द पीएच फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। हमारे पास सेल रिएक्शन दिया है, प्लेटिनम H2 गैस ऑब्लिक H+, यहां पे X मोलर दिया है। सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। अगले का दिया है कंसंट्रेशन 1 मोलर H2 गैस प्लेटिनम। अच्छा, गैस है तो ये 1 atm दिया है, ये भी दिया है 1 atm। इसका कंसंट्रेशन दिया है हमें 1 मोलर, उसका कंसंट्रेशन दिया है हमें X मोलर। ठीक है, तो चाहे तो हम लोग डायरेक्ट हाफ सेल के मदद से पीएच को कैलकुलेट करें, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होगा। हालांकि क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। और यहाँ पे ई नॉट या ई सेल, इसके लिए ई सेल का वैल्यू दिया है हमें 0.2364 वोल्ट है। तो यहां से हम लोग क्यों ना डायरेक्ट सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम के टाइम में अपने पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहां से पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ई सेल का वैल्यू तो दिया है, ई नॉट सेल का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग को इतना तो पता है कि फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहां से फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ चाहे कैथोड का देखें चाहे एनोड का देखें, दोनों के लिए वैल्यू क्या होता है? 0। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इसका वैल्यू तो हो जाएगा 0 फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बचेगा क्या? ई सेल, और ई सेल का वैल्यू तो आप लोग को दिया ही है। तो पीएच बराबर होगा 0.2364 बाई 0.059। अच्छा, इसको हम लोग 0.6, इसको 0.24 लिखेंगे, लगभग के बराबर है, तो ये आएगा आपका 4। पीएच बराबर आया आपका 4। तो आप खुद से समझ सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा, मिनट लगेंगे कि सेकेंड्स लगेंगे। सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन है ना। आपको यहाँ पे एक्स मोलर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट में क्वेश्चन पूछा था, सब कुछ यही था। यहाँ पे एक्स की जगह ए दिया था नीट में, ए मोलर, और यहाँ पे अब ई सेल दिया था। जो नीट का क्वेश्चन था, नीट 2014 का क्वेश्चन, ई सेल का वैल्यू दिया था 0.59 वोल्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन था नीट का। इसके पहले वाला क्वेश्चन नॉर्मली था, जब ई सेल का वैल्यू दिया था 0.2364, वो नॉर्मल था। वही ई सेल का वैल्यू, सब कुछ इक्वेशन वही था, सब कुछ वही था। अब ई सेल का वैल्यू दे दिया था 0.59 वोल्ट और पूछा था कि पीएच कैलकुलेट करिए। अब आधे बच्चे घबरा जाएंगे कि अरे यहाँ पे तो ए दिया है, इसका वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। हम ना डायरेक्ट इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं कि ई नॉट सेल का वैल्यू तो हो जाएगा 0 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो पीएच किस पे डिपेंड करेगा? खाली इस पे लगा दीजिए, वैल्यू रख दीजिए 0.59 अपॉन 0.059। काटने में कितनी बार जाएगा? जी हाँ, 10 बार। तो पीएच का वैल्यू आ गया 10। क्या आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सेकेंड्स में सॉल्व हुआ है। कॉपी कर लीजिए इसको आप, हो गया होगा, ठीक है। तो अगला हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल का।
डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़े हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में, क्लास 11th में। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े होंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए डिफाइन किया जाता है। इसके लिए स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो अपने आयनों में आंशिक रूप से डिसोसिएट हो एक्वस मीडियम में, इसको हम लोग KSP से डिनोट करते हैं। तो इसको भी हम लोग बेशक एक सिंपल फार्मूले से ही डिराइव करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक छोटे से फार्मूले log KSP इज इक्वल टू N E नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059। क्योंकि हम लोग को कंपटीशन के लिए समय बहुत कम रहता है, तो वहां पे हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम जाएंगे पूरा डेरिवेशन करने। हम लोग को छोटा सा फार्मूला कैसे भी करके एकदम करेक्ट आंसर लाना होता है। हालांकि कॉन्सेप्ट तो आप पहले से ही जान रहे हैं, अब यहाँ पे लेकिन हर बार कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फार्मूले लगाइए और क्वेश्चन का आंसर पाइए। डायरेक्टली हम लोग इसको भी एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं। आइए, तो क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट द KSP फॉर PbI2। लेड आयोडाइड एक स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। आगे कुछ दिया भी है, PbI2 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है और Pb प्लस 2I माइनस में जा रहा है। E नॉट का वैल्यू दिया है इसके लिए माइनस 0.365 वोल्ट। आगे दिया है कुछ इक्वेशन, Pb प्लस 2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को खा रहा है, Pb में जा रहा है। इसके लिए भी E नॉट का वैल्यू दिया है हमें माइनस 0.126 वोल्ट, माइनस 0.126 वोल्ट। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए हमें कहीं से भी E नॉट सेल का वैल्यू, N का वैल्यू मिल जाए तो अपना काम आसान हो जाएगा। हम यही छोटे से एरिया में आपको सोल्यूशन दिखा देते हैं। सबसे पहला काम कि हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, ताकि पता चले कि हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं। दूसरा काम यह रहेगा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भी कट जाना है, तो दूसरे इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स सेकेंड इक्वेशन रिवर्स कर देंगे तो पाएंगे क्या, यहां से हम लोग Pb, अब ये Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा और जो E नॉट का वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा। हो गया। अब आपका काम क्या है, इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है, इधर देखेंगे राइट साइड में इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। पहले तीसरे को ऐड कर दीजिए, ऐड 1 प्लस 3 ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और भी कुछ कटेगा। इधर देखेंगे राइट साइड में Pb, इधर लेफ्ट साइड में Pb से Pb कट गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया। हमारे पास बचा क्या, लेफ्ट का लेफ्ट लिख दीजिए PbI2, राइट का राइट लिख दीजिए Pb प्लस 2 प्लस 2I माइनस, माइनस रहेगा 2I माइनस। अब हमने किया क्या है, पहले और तीसरे इक्वेशन को ऐड किया है, तो आज इसके E नॉट को भी ऐड कर दें तो पाएंगे क्या, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो ऐड करेंगे तो घटेगा ही, घटेगा तो कितना आएगा, माइनस 0.239। यही सॉल्व करके देख लेंगे। तो इसके लिए हमें E नॉट का वैल्यू पता चल गया। अब कुछ नहीं करना है, अब आप फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए। पाएंगे क्या, पाएंगे हम log KSP
विल बी इक्वल टू, अच्छा n का वैल्यू, टोटल खर्च हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, कटा हुआ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो आएगा 2 इंटू माइनस 0.239 डिवाइड बाई 0.059। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो पाते कितना है -8.1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और उसको हम लोग बखूबी पिछली क्लास में पढ़े हुए भी हैं। तो क्या पढ़े हैं, यहां से जब हम लोग KSP पाएंगे तो आएगा एंटी लॉग -8.1। तो आप -8.1 को कुछ इस तरह से लिखिए, KSP एंटी लॉग -9 प्लस 0.9, इसको आप देखेंगे तो यही आएगा। और इसको आगे लिखिए आप एंटी लॉग log 10 to the power -9, इसका वैल्यू यही आएगा। और 0.9 log 8 का वैल्यू होता है, इसका log 8 का वैल्यू हो गया। तो log A प्लस log B जो होता है log A इंटू B, तो यहां से पाएंगे एंटी लॉग और उधर log 8 इंटू 10 to the power -9। अब चूंकि log एंटी लॉग कट जाता है तो यहां से हमारे पास KSP आया सिंपल सा 8 इंटू 10 to the power -9। तो इस तरह से हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से आप इसको क्वेश्चन को और कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ओके, एक होमवर्क हम आपको दे देते हैं, जो भी आंसर आएगा आपका उसको आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। यदि किसी का नहीं भी आ रहा है तो डायरेक्ट आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये था अपना एप्लीकेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल। लगभग हम लोग 5 एप्लीकेशन पढ़े हैं EMF ऑफ द सेल के लिए। पहला पढ़े थे किसी भी सेल की स्पॉन्टेनिटी को बताना, कैसे हम लोग बताएंगे उसके लिए। दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट EMF ऑफ द सेल के बीच में रिलेशन। तीसरा पढ़े हम लोग थर्मोडायनेमिक डेटा। चौथा पढ़े हम लोग pH को कैसे कैलकुलेट करते हैं EMF ऑफ द सेल से। पांचवा हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं EMF ऑफ द सेल की मदद से। आइए एक होमवर्क दे देते हैं आप लोग को, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करके हमको कमेंट कर सकते हैं। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, डायरेक्ट KSP लिख देते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दिया है हम लोग को AgCl सॉलिड goes to Ag plus Cl minus। गिवन है कुछ, गिवन E0 AgCl goes to AgCl minus। इसका हमें वैल्यू दिया है 0.22 वोल्ट। अगला E0 दिया है E0 Ag plus goes to Ag solid। इसके लिए हमें दिया है 0.80 वोल्ट। तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिए, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, कैलकुलेट करना है हमें KSP को कैलकुलेट करके आप हमको डायरेक्ट बता सकते हैं कि आंसर कितना आया।